हेलो दोस्तों, मैं संगमित्रा हाजिर हूँ आपके सामने। आज लेकर आई हूँ मैं अवर पास्ट यानी हमारे अतीत से कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि काफी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडुलिपि। क्या आपने जाना है कि हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो किसके बेस पर अतीत का अध्ययन हम करते हैं, है ना। और ये पांडुलिपि होती क्या है तो पांडुलिपि कहाँ मिलती है, कहाँ कैसे क्या होता था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पांडुलिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखा गया। मैन्यू मतलब हाथ से बनाया गया, हाथ से लिखा गया, ठीक है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंग्लिश शब्द ही मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। लैटिन मैन्यू शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये पांडुलिपियां हैं जो वो कैसे लिखी गई थी? तो ये जो है वो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, ठीक है। भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती थी, उसकी पत्ती होती थी, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो किस पे लिखा जाता था? हिमालय क्षेत्र जो एरिया थी, जो हिमालय के क्षेत्र में ये लंबे से पेड़ जो होते थे उनकी छाल पर लिखा जाता था। मतलब जो उभरा, मतलब जब लिखते थे तो हल्का सा वैसा हो जाता था, खुरदरा सा, ठीक है। तो उस पे लिखे जाते थे। तो मतलब क्या हुआ कि हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक के पेड़ पर लिखी गई छाल है ना, उस पर लिखे जाते थे ये पांडुलिपियां, ठीक है। दोस्तों, हम अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो एक पांडुलिपियां हो गई, है ना, पांडुलिपियां। और एक वो और हो गया, जैसे अभिलेख हो गए। तो अभिलेख जो होते हैं ठोस हो गए, ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। मतलब कुछ शब्द लिखे गए थे जिनके बारे में हम इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। तो ये पांडुलिपियां और अभिलेख कहाँ मिलते हैं हमें? सुरक्षित मतलब रखे हुए कहाँ मिलते हैं? वो मंदिरों या बिहार में मिलते होते हैं, बौद्ध मठों में, है ना। तो बहुत सारी जगह पुरातत्व विभाग जो होते हैं उसमें हमें अतीत की सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो आगे बात करते हैं, कृषि का सर्वप्रथम आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मतलब व्यक्ति ने कैसे कृषि आरंभ की थी? तो ये आरंभ मतलब 8,000 साल पहले हुई थी। खेती की जो मतलब खेती वगैरह जो शुरू की गई थी, खेती के बसने की जो प्रक्रिया हुई थी, तो 8,000 साल पहले हुई थी। दोस्तों, कोई जैसे खाना, ये लोग सारे इधर उधर घूम घाम के खाते थे, आगे तक जो लोग होते थे, ठीक है। तो कुछ बीज हो गए, बीज कहीं उग आए तो उस पे उसकी देखभाल करना शुरू कर दी उन्होंने, है ना। जब धीरे धीरे उनका मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया, थोड़ा थोड़ा सारी चीजों की जानकारी उन्हें होती गई, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ बीजों को उगाने लगे और वहीं से उनकी प्रक्रिया मतलब फसल उगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। तो 8,000 साल पहले खेती का जो शुरू हुई है प्रक्रिया, 8,000 साल पहले हुई है। दोस्तों, सबसे पहले मतलब मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है। कुत्ता क्या था? कुत्ते से बाहरी जो जीव जंतु की मतलब अगर शिकार पर जाते थे तो कुत्ता उनकी हेल्प करता था, मतलब काफी सहायता मिलती थी उससे, काफी प्रोटेक्शन मिलती थी कुत्ते से, ठीक है। तो पहला जानवर जो था कुत्ता था, ठीक है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, ये इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921, ठीक है। किसके नेतृत्व में की थी? मतलब कौन डायरेक्शन किसने दी थी? तो दोस्तों, ये पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल थे, ठीक है। जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में इन्होंने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे सुनियोजित व्यवस्था थी वहां पर, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को काशीयुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और काफी इम्पोर्टेंट मतलब बहुत सारी एक जो डेवलपमेंट एरिया था वो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। दोस्तों, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में गेहूं और जौ मुख्यतः फसल थी। मतलब गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई गई फसल वो गेहूं और जौ थी, तो मुख्य फसल थी। तो चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मतलब जब खुदाई हुई थी तो चावल की साक्ष्य कहाँ से मिले थे, प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये लोथल से मिले। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है,
गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो ये लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह था, मतलब उस टाइम और अभी भी है। तो लोथल गुजरात में है, काफी बहुत बड़ा बंदरगाह था, ठीक है। एकमात्र वही बंदरगाह था जो कि काफी फेमस था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? वहाँ वो प्रक्रिया कैसी थी कि कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था, उसको दफनाते थे, ठीक है। दफनाते थे तो उसका जो शव होता था ना, शव के ऊपर मतलब मिट्टी डालते रहते तो एक टीले के समान हो जाता था, एक टीला बन जाता था। इसीलिए उन्हें मृतकों का टीला या मरे लोगों का टीला भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। 1922 में, ये 1922 में उन्होंने भी राखलदास बनर्जी ने की थी खोज है। तो इनके जो वही पुरातत्व विभाग के जो मार्शल जो थे, है ना, तो उनके ही नेतृत्व में इन्होंने भी खोज की थी, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और कहूंगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये काफी बहुत मतलब मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस, मतलब एक पुरातत्व कहें तो काफी बहुत सारी चीजें वहां से मिली है खुदाई में, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमें कहाँ मिलता है देखने को? तो भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गर्तवास। गर्तवास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गड्ढे का घर, ठीक है। तो गड्ढे का घर जो है, गर्तवास कहाँ देखने के लिए मिलता था, मतलब कहाँ मिला था? तो गर्तवास जो है वो कश्मीर में है। कश्मीर में नवपाषाणकालीन पुरास्थल है, मतलब एक पुरास्थल था, उसको बोल जाता था। दोस्तों क्या होता था, घर के नीचे मतलब गड्ढे होते थे, ठीक है। गर्तवास मतलब घर के नीचे जीना लगा के सीढ़ी के द्वारा नीचे जाया जाता था। जब कोई खत्म हो जाता था तो वहीं उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है। तो वहीं पर क्या था, जो जैसे कोई भी जानवर हो गया, बकरी हो गया या कुत्ता हो गया, तो वो शव के ही साथ उसको दफना देते थे, ठीक है। तो ये गर्तवास वहीं का मतलब एक वो था, एक हिस्टोरिकल स्थान मिला है, ठीक है। तो गर्तवास कहाँ देखने के लिए मिला था? कश्मीर में। कश्मीर जो है वो नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है, ठीक है, जो कि गड्ढे का घर बोलते हैं। गर्तवास का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? गर्तवास, गड्ढे का घर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आग का विस्तार किस काल में हुआ था? मतलब आग का प्रचलन जो हुआ था, मतलब आग को कब से मतलब प्रयोग में किया जाने लगा? आग की खोज कैसे की? तो आग की खोज जो है वो स्टोन लेते थे, तो आदि मानव जो लोग थे, तो वो स्टोन लेके, पत्थर को लेके एक दूसरे से पत्थर मारते थे, तो चिंगारी से जो लिखती थी, तो उसको उससे ही मतलब आग की उन्होंने उत्पत्ति की। तो आग जो मतलब आग का आविष्कार जो हुआ है, तो पुरा पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। पुरा पाषाण काल, ठीक है, बहुत पहले हुआ था इसका, ठीक है। अब भारत और ये तो पुरा पाषाण काल थी। अब कहें कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था? तो दोस्तों पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाला का श्रेय किसको जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ठीक है। 1863 में उन्होंने औजारों की खोज की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जुड़वा, मतलब विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो हिस्टोरिकल थे ये, एक इतिहासकार थे, पिगट ने इसको एक विस्तृत साम्राज्य की संज्ञा दी है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों वेद किसको कहते हैं, पहले ये देखते हैं। और सबसे पुराना वेद जिसको कहा जाता है, मतलब प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद। इसकी रचना कब की गई है? इसकी 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है, ठीक है दोस्तों, 3500 साल पहले, ठीक है दोस्तों। ये ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, इसको होत्र भी बोलते हैं, ठीक है, होत्र बोलते हैं। और गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो कि सरस्वती की पूजा जब की जाती है, तो सरस्वती को समर्पित होता है, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में होता है ना। तो दोस्तों ये ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को के संग्रह को क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं दोस्तों? संहिता, ठीक है। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है? यजुर्वेद में सस्वर पाठ किया जाता है, ठीक है।
और मंत्रोच्चारण किया जाता है, बलि दी जाती है। बलि से संबंधित जो भी कर्मकांड होते हैं वो यजुर्वेद में होते हैं, ठीक है। और गद्य पद्य की जो रचना हुई है वो यजुर्वेद में ही है। यजुर्वेद मतलब गद्य पद्य दोनों में ही संकलित है, ठीक है। आगे बात करते हैं सामवेद। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। जिसको मतलब जब उच्चारण जब किया जाता है उसका, तो संगीत के थ्रू इसका किया जाता है, ठीक है। उसको उद्धृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धृत भी कहते हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद मंत्र जो है वो 731 मंत्र हैं इसमें, और 6000 पद हैं, ठीक है। कन्याओं की जन्म को मतलब जन्म की निंदा की गई है, यानी कन्याओं के जन्म से संबंधित निंदा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। ये जादू टोना और वशीभूत है ना, वशीकरण, तो ये सारे कर्मकांड जितने भी अंधविश्वास वाले कर्मकांड हैं वो सारे अथर्ववेद में ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो किसने बुक लिखी है? कृति मतलब बुक, किसकी बुक है? ये कल्हड़ की है, ठीक है। किसकी है? कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। दोस्तों राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नगरी, ठीक है, कि राजाओं की नगरी। ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है। ये बुक जो है 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है, हिस्टोरिका नामक बुक किसने लिखी? तो हेरोडोटस ने लिखी। किसने लिखी? हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, यानी इतिहास का पिता, ठीक है दोस्तों। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।